मेरे लिए वो सब सेम ही है। मैं हमेशा उसी तरीके से माउंटेन को भी देखता हूँ। इट्स वेरी सेक्रेड प्लेस फॉर मी। मेरे लिए वो मतलब मेरा मेरा गॉड, मेरा भगवान वो पहाड़ है। मैंने हमेशा माउंटेन को वैसे ही देखा है, उस प्योरिटी से, उसी विश्वास से, उसी लव से, बिल्कुल प्योर थॉट्स के साथ में। और मेरे एक्शंस भी मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही रहे। तो आई मीन यही चीज़ शायद मुझे लगता है, इसीलिए मुझे माउंटेन ने प्रोटेक्ट किया। और सब हीलर्स ने यही बोला कि मैं ठीक हूँ अंदर, आई एम सेफ इनसाइड। एंड और मुझे लगता है कि मैं शायद अगर क्रेवास में नहीं गिरा होता तो मैं शायद बचता ही नहीं। वो क्रेवास ने ही मेरे को बचाया है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो बर्फीली हवाएं होती हैं अन्नपूर्णा की, उससे बचा हुआ था। क्योंकि मैं एक एक क्लोज रूम में हूँ टाइप से, जहाँ पे थोड़े थोड़े छेद है, हवाएं आती है, बट लाइक इतनी नहीं आती है। मैं चारों तरफ लाइक बर्फ़ की चट्टानें हैं जिससे मैं कवर्ड हूँ। तो इसलिए मैं उन तेज जो तरार लाइक बर्फीली हवाएं होती है उनसे मैं बचा हुआ हूँ। और शायद इसीलिए मैं ज़िंदा भी हूँ। तो मेरे लिए तो वो क्रेवास एक अन्नपूर्णा का वूम की तरह है, कोक की तरह है, जहाँ से, जैसे मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, मैं आई एम रीबॉर्न फ्रॉम अन्नपूर्णा, फ्रॉम द वूम ऑफ अन्नपूर्णा। वाह। तो वो ही मेरी कहानी है कि फॉर मी अन्नपूर्णा इज़ माई मदर, एंड दैट्स वेयर आई वाज बोर्न अगेन। एंड तो मतलब मैं तो, जो मेरा रिलेशन है अन्नपूर्णा से, जो मेरा रिलेशन मेरी दादी से था, लिटरली वैसा का वैसा ही है। मैं उनके लिए ही पहाड़ चढ़ता था, अपार्ट फ्रॉम जो मेरा क्लाइंबिंग का मिशन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, जिसके लिए मैं क्लाइंब करता था, उसके अवेयरनेस के लिए, उसके एक्शन के लिए। और बट दूसरा रीज़न जिसके लिए मैं क्लाइंब करता था वो मेरी दादी थी। मैं हमेशा यू नो दादी का एक फ़ोटो के साथ में समिट पे पहुंच के फ़ोटो लेता था। आई यूज़ टू फील हर प्रेजेंस अराउंड मी। रोंगटे खड़े हो जाते थे कि लाइक आई एम जस्ट सो एनवलप्ड विथ लव। पूरा मतलब बस कुछ नहीं हो सकता है मेरे को, आई एम सो लव्ड एंड सो प्रोटेक्टेड बाय द माउंटेन, बाय माय ग्रैंड मदर, कि बस वही आई थिंक मेरे साथ शायद उस दौरान भी हुआ कि आई वाज सो लव्ड बाय द माउंटेन, दैट माउंटेन दैट्स नोन फॉर, जो माउंटेन को जानते ही है लोगों की जान लेने के लिए, उस माउंटेन ने मेरे को मेरी जान दे दी है। अन्नपूर्णा को कहते हैं कि जहाँ 3 लोग क्लाइंब करते हैं उसमें से एक कभी लौटता नहीं है। उस माउंटेन ने मेरे को चूज़ किया और मेरे को वापस भेज दिया कि जा जी ले तेरी ज़िंदगी। कुछ कुछ पॉडकास्ट के लिए मैं एक प्री पॉडकास्ट मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ। तो जब आप बाहर बैठे थे, मैं अंदर था, मेडिटेट कर रहा था शांति से, और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दुनिया को भी सुननी चाहिए, और दुनिया को सुनना ज़रूरी है। कुछ स्पिरिचुअल एंगल डेफिनेटली है इस पूरे कहानी का। बिल्कुल है। जो भी आपने अब कहा माँ अन्नपूर्णा के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में, रीबर्थ के बारे में, मेरे ख्याल से यही मैसेज दुनिया को सुननी चाहिए। एम आई राइट? आई मीन बहुत सारे मैसेजेस कहानी में, केवल एक पहलू नहीं है। हर इंसान के लिए एक नया पहलू है, जिसको जो लेना है कहानी से ले सकता है। किसी को उम्मीद दिखेगी, किसी को गिव अप नहीं करने की उम्मीद मिलेगी, किसी को परसीवरेंस, किसी को रिजिलियंस, अलग अलग चीज़ें सबके लिए। किसी को स्पिरिचुअलिटी, फेथ के अराउंड, आस्था, विश्वास, सबके लिए अपने अपने टेक अवे होंगे। कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एलिमेंट्स है। एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से, मेडिकल पर्सपेक्टिव से मिराकल्स है, मतलब फिजियोलॉजिकल बॉडी को लेके मिराकल्स है, माउंटेन्स को लेके मिराकल्स है, स्पिरिचुअल एंगल से काफ़ी चीज़ें हो रही है, कम्युनिटी एंगल से, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, द वर्ल्ड, ग्लोबली, सब लोग, उस एंगल से काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो कहानी में बहुत सारे अलग अलग पहलू है। तो सबके लिए अलग अलग टेकअवे है, केवल एक टेकअवे नहीं है इस कहानी से। सो जिसको जो सही लगेगा, जिससे जो कनेक्ट कर पाएगा, वो उसको ले लेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कहानियों का पर्पस भी वही होता है, वाट एवर मेक सेंस फॉर दैम, जो जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, जिस चीज़ से रिलेट कर पाते हो, आप वही टेक अवे आपकी इस कहानी से ले पाते हो। Okay.
एक पोलिश रेस्क्यूअर ने आपको रेस्क्यू किया था? 2 पॉलिश रेस्क्यूअर, 5 नेपाली शेरपास और एक हेलीकॉप्टर पायलट। नीचे कौन आया था क्रेवास में? पॉलिश रेस्क्यूअर एडम बिलेस्की और एक नेपाली शेरपा ताशी, दोनों आए थे। ओके। ताशी शेरपा। उन दोनों ने आपसे क्या कहा है अब इस 1 साल में बात हो? हाँ, हम लोग अभी बस दिल्ली में, मैंने इन दोनों को बुलाया इंडिया, एंड मेरा रेस्क्यू एनिवर्सरी था 20 अप्रैल को जो मेरा सेकंड रीबर्थ डे कहते हैं, और 30 अप्रैल को हमने उनको इंडिया बुलाया, दोनों रेस्क्यूअर्स को, सभी को जो मेरे रेस्क्यू और रिकवरी में इन्वॉल्व थे। माई फैमिली एंड माई सेल्फ, वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टू देम। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हमने उस टाइम पे डिस्कस की। वो मोमेंट अभी भी हमने कैप्चर किया है फिल्म के लिए, जब हम पहली बार मिले एक दूसरे से आफ्टर द इंसिडेंट। मैं, मेरा भाई एडम और मारियूस, वेरी इमोशनल मोमेंट था वो। मतलब I was in tears, crying, and but that was very, very beautiful, sacred moment था। बहुत बहुत खास है वो मेरे लिए मोमेंट। उन्होंने आपको क्या बोला उस दिन? मतलब बहुत किस्मत वाला है, बहुत कम लोग होते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया जान लगा देती है, पूरी दुनिया हिला देती है सब कुछ। बट एक और चीज़ उसने मुझे बोली, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब एक नया एंगल उसने मुझे इस कहानी को लेके दिया था, कि हम लोग जब सरप्राइज थे, जब हम लोग ऑब्वियसली रेस्क्यू के लिए बहुत प्रेशर आ रहा था सब जगह से, इंडियन एम्बेसी से, नेपाल गवर्नमेंट से और फैमिली से, फ्रेंड्स से, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब ये कौन है बंदा जिसके लिए पूरी दुनिया हिला दी है लोगों ने, तो दे वर टेकन अबैक कि यार कुछ तो है बंदे ने लाइफ में अच्छा किया है, कि शायद इसके कारण पूरी दुनिया उसके पीछे लगी पड़ी है, कि इसको तो बस निकालना है, चाहे लाश निकले चाहे ज़िंदा निकले, बस निकालना है। अगर ये इसने अच्छा किया है तो हम भी तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ दाव पे लगा के। दे सेल्फलेसली वेंट टू रेस्क्यू मी, पुटिंग देयर ओन लाइफ एट रिस्क, अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के वो मुझे निकालने गए हैं। जिस एरिया में गए हैं वहाँ पे हर 25 से 30 मिनट में एवलांच आता है। बट वही ना, ये कहानी है बहुत सेल्फलेस, कड़ी है मिराकल्स की जो जुड़ी हुई है। उन्होंने एक सेल्फलेस एक्शन लिया मेरे लिए, और माउंटेन ने भी वही उनको रेसिप्रोकेट किया। उस दौरान जो 6 घंटे का रेस्क्यू मिशन चला, करीब 5 घंटे तक कोई एवलांच नहीं आया बड़ा। माउंटेन ऑल्सो प्रोटेक्टेड देम, एंड ऑन एन एवरेज हर 25 मिनट उस एरिया में एवलांच होता है। 25 मिनट में उस एरिया में एवलांचेस आते रहते हैं। उस एरिया में, मतलब ये नहीं कि इसी जगह आते हैं, उस एरिया में, आसपास के इस एरिया में कहीं ना कहीं, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी उधर आ गया, इस तरीके से। वो जो ब्राजीलियन क्लाइंबर थे आपके साथ, जिन्होंने आपको गिरते हुए देखा, पहले उन्होंने इंटेल दिया होगा इस टीम को? हाँ, तो मेरे शेरपा और उन्होंने उस टाइम पे 2 और पॉलिश क्लाइंबर थे, वो आसपास ही थे, क्या नाम है, ऑसवाल्ड एंड बार्टेक। उन्होंने भी खूब कोशिश की, उनको लगा था कि वो कोशिश कर सकते हैं, बट उनके पास रोप्स नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे रेस्क्यू करने को, और कोई उस जगह जा नहीं पाता था उस टाइम पे, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। तो करीब 3 दिन तक कोई रेस्क्यू नहीं हो पाया था। तो वो भी शायद कोशिश किए होंगे या जो भी, बट वो कोई पहुंच नहीं पाया था जहाँ मैं गिरा था उस साइट तक। बट वो मतलब बार्टिक से जब बात हो रही थी और ऑसवाल्ड से, वो लोग गिल्ट में थे कि हम तेरे को वहाँ छोड़ के आ गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बहुत खुश है कि एडम एंड मारियूस, 2 अदर पॉलिश क्लाइंबर ने तुझे बचा लिया, बट हम लोग को इतने टाइम तक यही गिल्ट था कि हम लोग तेरे को उस टाइम पे पहले दिन ही नहीं निकाल पाए। अगर शायद ये निकाल लेते तो शायद इतना डैमेज नहीं होता जो अभी हुआ है। बट मैंने कहा आपको उसकी गिल्ट की कोई सोचना भी नहीं है उस बारे में, आपका इंटेंशन वाज राइट, आप उसी इंटेंशन से सोच रहे हो, आपके एक्शन उसी के अराउंड है, आपके कर्म उसी के अराउंड है, तो यू शुड नेवर फील दैट गिल्ट। you did your best in that capacity, in that situation, जो उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में आप कर सकते थे, आपने वो सब किया। वो रेस्क्यू टीम ने आपकी पोजीशन को कैसे ट्रैक किया? उनको टेंटेटिवली पता था मैं कहाँ गिरा हूँ, क्योंकि मोजेस ने गेस करके बताया था
और उसके बाद 3 दिनों तक लोग भी फिगर आउट कर रहे थे कि कहाँ टेंटेटिवली मैं गिरा हूँ। तो वहाँ पे 3 क्रेवासेस थे, शायद 3 से 4 जो भी होंगे। तो ये पहला गेस था जो एडम एंड मारियोस उस टीम ने, शेरपाज ने लिया कि चलो पहले इसमें जाके देखते, अगर इसमें नहीं मिलेगा तो दूसरे में जाके देखेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा तो तीसरे में जाएंगे। लकीली जिसमें वो गया पहले में ही, उसमें मैं मिल गया 68 मीटर पे। 70 मीटर पहुंचने के बाद मैं फाइनली उसी में मिल गया। बाहर से कैसे दिखते क्रेवासेस? एक छोटे गड्ढे की तरह, मतलब ऐसे ये है और इसके नीचे गड्ढा, ये गड्ढा है, बस एक दिस इज द hole है। ओपनिंग, होल है, एग्जैक्टली बस एग्जैक्टली होल है, एंड देन बहुत सकड़ा है, वेरी नैरो, वेरी शैलो। एंड देन उसके बाद अंदर जाके ऐसा बड़ा था। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेवास जहाँ पे मैं गिरा है, बहुत अलग टाइप का क्रेवास है, एक अलग टाइप की दरार है, खाई है, यू नो। ये वो ऐसी दरार नहीं है कि यू नो 2 बर्फ़ की चट्टानें हैं, ग्लेशियर्स, उसके बीच में मैं ऐसे अटका हुआ नहीं पड़ा हूँ, यू नो, लाइक ऐसे नहीं हूँ मैं नीचे जाके गिर गया हूँ, बैठा हुआ हूँ मैं ऐसे कंफर्टेबली वहाँ पे। तो वहाँ नीचे स्पेस है जहाँ मैं ऐसे, इतना ही मान लो इसका स्टेज है, उतना ही स्पेस में मैं यू नो आराम से कंफर्टेबली बैठा हूँ। वो सब वीडियो देख के ही मुझे पता है, नहीं तो शायद पता नहीं होता। बट जिस पोजीशन में मिला वो बहुत डिफरेंट थी। और शायद मुझे लगता है इस कहानी में, क्योंकि जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं जिस जगह के, अलग अलग जगह के बने हुए हैं, तो एडम ने जहाँ मुझे निकाला उसके हिसाब से उस वीडियो में मैं किसी और लोकेशन पे था। तो मुझे लगता है मैं शायद गिरा भी 2 फेज़ में हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट में। पहले शायद 40 मीटर गिरा होगा, फिर 40 मीटर और गिरा होगा, अपने आप को बचाने की, निकालने की कोशिश की होगी, तो और शायद 40 मीटर गिरा होगा। तो शायद इस तरीके से चीज़ें हुई होगी, अब पता तो नहीं है नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ये सब हाइपोथेसिस है कि ये शायद पॉसिबिलिटी है, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में मैं मिला हूँ उसमें मैं पूरा बर्फ़ से कवर्ड हूँ। बट जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने ऐसे बैठ के बनाया हुआ है, तो मैं उस पोजीशन में कैसे जा सकता हूँ? वो तभी पॉसिबल है जब एक एवलांच आया है। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया 19 की आफ्टरनून में, उसके बाद में एक एवलांच आया होगा और उस एवलांच ने मेरे को पूरा बर्फ़ में कवर कर दिया होगा। मैं उस पोजीशन में तभी जा सकता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। क्योंकि जब मेरे को मिला तब केवल मेरा हेलमेट का यू नो ऑरेंज कलर दिख रहा था। अब स्नो के अंदर थे? मैं पूरा कवर्ड था, केवल हेलमेट दिख रहा था मेरा। वो एवलांच कब हुआ होगा? शायद 19 की रात को, 19 की शाम को या रात को, तो करीब करीब मुझे लगता है 19 की शाम को हुआ होगा, लास्ट वीडियो से पहले, लास्ट वीडियो के जस्ट बाद में। तो करीब 5-6 बजे के बाद आया होगा शाम में। एंड तो या उसके बाद तक मैं पूरा फिर खड़ा था, कवर्ड था बर्फ़ में। कैसा लगता है आपको ये सब बोलते हुए? मस्त बढ़िया लगता है अब तो, अब टेंशन नहीं है, अब तो आ गया हूँ ना। आई डोंट, मेरे को कोई ट्रॉमा वामा नहीं है अभी, तो आई फील ओके, आई फील गुड। मतलब मेरे को वो नहीं है कि ये क्या बात कर ली मैंने। फॉर्चुनेटली या टच वुड। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, Yeah. उस फॉल की वजह से, उस हादसे की वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए थे? हाँ, आई मीन सभी कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब तो इसमें काफ़ी मेडिकल मिराकल्स भी है, आपकी पूरी बॉडी शट डाउन हो गई है। योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, यू नो, योर माइंड एंड द बॉडी, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू ऑपरेट विद द मिनिमल ऑफ रिसोर्सेज दे आर लेफ्ट विद। तो उस टाइम पे ना बॉडी अपने आप को काइंड ऑफ शट डाउन कर लेती है, बहुत मिनिमल रिसोर्सेज, जो कहते हैं ना हम लैपटॉप को वो कुछ, या अभी फ़ोन में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लो बैटरी मोड में डाल देते हैं। उसी तरीके से बॉडी ने, माइंड ने भी अपने आप को लो बैटरी मोड में डाल दिया था। बस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, बस वही चलना चाहिए उस टाइम पे। अगर वो सांस लेना इम्पॉर्टेंट है तो सांस ले, और कुछ नहीं। सब शट डाउन हो गए थे मेरी बॉडी के। मतलब उनको तो लगा था कि ये लाश निकालने गए, बट देन ही सॉ मी, यू नो, उस टाइम पे ब्रीदिंग, मेरी चेस्ट ऐसे मूव कर रही थी। तो देन ही फाउंड मी अलाइव, लाखों आँखों में रोशनी डाली, तो इज़ लाइक मतलब मूवमेंट दिखा। तो देन ही फेल्ट लाइक ही इज़ अलाइव, यू नो, उसको बिलीव नहीं हुआ पहले। तो देन ही स्क्रीम, बाहर बताया ही इज़ अलाइव। तो फिर हाथों हाथ
बॉडी रिकवरी मिशन रेस्क्यू मिशन में तब्दील हो गया। फिर फटाफट मुझे कैसे भी निकाल के लेके आए सही से कि विदाउट हर्टिंग मी, कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम, कि इसको फर्दर और कुछ डैमेज ना हो, जल्दी से जल्दी सही से निकालो और हॉस्पिटल ले जाओ, फर्स्ट एड मिले वहाँ पे, और जो भी CPR वगैरह करना है वो करें। तो मुझे फटाफट निकाल के मणिपाल हॉस्पिटल लेके आए पोखरा में, एंड वहाँ पे CPR शुरू किया। जैसे ही लेके आए और सोबित दाई ने वहाँ पे छोड़ा हेलीकॉप्टर से, और CPR शुरू हुआ, और करीब करीब 25 मिनट आधा घंटा चलता है ट्रेडिशनली CPR। तो बस उसके बाद मुझे एक बार का तो लाइक डेड डिक्लेयर कर दिया। देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, बेसिकली डॉक्टर से देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, वी डोंट नो, हमें कुछ साइन ही नहीं दिख रहा है इसकी बॉडी में कि इज़ देयर एनी पॉइंट टू कंटिन्यू गिविंग दैट CPR। तो जब वो लाइव नहीं दिख रहा, बट छोटा भाई जो आशीष है मेरा, वो वहीं था, पोखरा आ गया था। भैया जो मेरे बड़े भैया है सुधीर भैया, वो काठमांडू में थे, अंकल काठमांडू में थे, ये लोग सब नेपाल पहुंच गए थे, 3 फैमिली मेम्बर्स। तो भैया से बात कर रहा था आशीष, तो भैया ने उनको यही बोला, आशीष को यही डायलेमा था। डॉक्टर अशीम जो थे जिन्होंने CPR दिया 4 घंटे, उन्होंने एक बात उसको बोली कि यार क्यों हमें इतनी ज़िद कर रहा है तू उसको कंटिन्यू CPR करने के लिए। मतलब हम CPR कर भी देंगे तो इसका हार्ट तो आ जाएगा बट माइंड नहीं आएगा, एक वेजिटेबल की तरह पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर। क्या ऐसी ज़िंदगी चाहता है क्या तेरे भाई के लिए? That was his words. Do you want him to live like a vegetable in a vegetative state all throughout his life? वो डायलेमा बहुत डिफ़िकल्ट था आशीष के लिए उस टाइम पे, क्या करना है क्या नहीं करना। Then he called my cousin brother Sudhir Bhaiya. Then they spoke on phone, and then भैया said don't worry, just ask doctor to कैसे भी पुश कर दो, उनको बोल कि continue giving that CPR to him. We will deal with every complication later on. जो होना है बाद में देखेंगे, बाद में डील करेंगे, अभी आप CPR मत रखो, उसमें कैसे भी जान ले आओ बस आप, और सब बाद में देखेंगे, वो वेजिटेबल रहेगा जो रहेगा मतलब अभी मेरे को डॉक्टर मैं अशीम ने बताया, मैं आई वाज इन पोखरा अभी पिछले इसी महीने में 8 तारीख को पोखरा में था। एंड ही ऑल्सो शेयर्ड वन थिंग दैट व्हेन आई शेयर्ड दिस विद आशीष ने कहा आप तो बस CPR करो, अगर वो वेजिटेबल भी रहेगा ना, मैं अपनी ज़िंदगी भर इसका ध्यान रखूँगा। आई वाज लाइक, मतलब मैं क्या बोलूँ, आशीष ने मुझे कभी ये खुद ने नहीं बताई है सब चीज़ें। When I heard this from doctor, I was like, wow, मतलब भाई ने मतलब कुछ भी हो मैं ध्यान रखूँगा इसको, ज़िंदगी भर अगर रखना होगा ना ध्यान, I'll take care of him even if he stays as a vegetable. For me, that was such a big, like I felt so loved, so proud of my baby brother, मतलब कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं उसकी, हमारे रोल्स अगर रिवर्स हो गए होते हैं, would I have been a successful brother in bringing my brother back? I don't know. What he did, what my family did, what everyone else did, सबके रोल्स इसमें फिक्स थे। जो जिस किरदार को अच्छे से निभा सकता था ना, उसको वो किरदार दिया था भगवान ने। इस तरीके की कहानी लगती, मतलब सब चीज़ परफेक्ट उस पजल के अंदर, जिसको जहाँ होना है इसको यहीं होना है। तो जो आशीष ने उस टाइम पे बोला, डॉक्टर कंटिन्यूड गिविंग दैट CPR। 2.5 घंटे बाद उसने एक इस वेन में मूवमेंट देखा, 3 बार नोटिस किया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, देन दे कंटिन्यूड गिविंग फॉर अनदर 1.5 आवर्स। 4 घंटे 5 मिनट तक वो CPR चला, और उसके बाद मैंने मेरी पहली सांस ली, और हाथों हाथ मुझे फिर पोखरा से काठमांडू एयरलिफ्ट करके ले गए एक आर्मी हेलीकॉप्टर में, नेपाली आर्मी हेलीकॉप्टर में। फिर वहाँ पे मेरा सब क्रिटिकल ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ वहाँ पे हुआ, इमरजेंसी केयर, क्योंकि सब बॉडी शट डाउन थी। मेरे को हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट था, तो हार्ट इज़ फेलिंग, ब्रेन कॉमा में, कुछ पता ही नहीं है, ब्रेन कॉमा में इतने दिन। मेरा लिवर इन्फेक्टेड है, लंग्स पूरे इन्फेक्टेड है, किडनी 11 डायलिसिस हुआ है। सो जितने 5 की ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, योर ब्रेन, योर किडनी, लिवर, लंग्स एंड हार्ट, all were severely impacted। सब
पूरे शटडाउन मोड में चले गए थे, सब रीबूट हुई है वापस से पूरी बॉडी, बट वो बहुत सही तरीके से हुई। जो रोज